नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यूज, मतलब शिक्षण अभिरुचि पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि विभिन्न सोर्सेस से लिए गए हैं पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने में मदद मिलेगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चंस रिपीट हों, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। मतलब ये है कि कोई भी बच्चा है अगर वो मानसिक तनाव से, मेंटल स्ट्रेस को फेस कर रहा है, उसे बचाने के लिए टीचर क्या कर सकता है। विकल्प हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से और नैतिक धारणा से। तो देखिए दोस्तों, वहां पर उसको ध्यान देना होगा, उसे मानवीय ह्यूमन परसेप्शन से बात करनी होगी, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन एरर। ह्यूमन माइंड जो होता है वही जो है दूसरे को समझ सकता है, और अगर आप खुद को उसकी जगह पर रख करके देखते हैं तो आप अच्छा सॉल्यूशन दे पाएंगे, उसे मानसिक तनाव से बचा पाएंगे। अन्य विकल्प क्यों नहीं होंगे उन पर चर्चा करते हैं। क्रिटिकली तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से क्रिटिकल होकर के ठीक है, चिंतन तो कर लिया, लेकिन पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, तो उसके लिए देखते हैं वृत्तिक दृष्टिकोण से। तो प्रोफेशनल स्किल से अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशनल स्किल में देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर के प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है गंभीरता पूर्वक जो है एक विषय पर विचार करते हैं, स्ट्रिक्टली नियम पूर्वक, इन सब बातों को ध्यान रख करके आप विचार करते हैं। आप एक ह्यूमन माइंड की तरह विचार नहीं कर सकते, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, या आप जो है जो अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको आप नहीं समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से वृत्तिक दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं होगा, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव भी। और एथिकली का मतलब होगा कि जैसे कि आप टीचर हैं, आप एक मानव आत्मा के शिल्पी हैं, इस प्रकार की जो हमारे समाज में धारणाएं बनाई गई हैं शिक्षक के बारे में कि शिक्षक जो है हमारे लिए मार्गदर्शक है, अगर आप यह सोच करके काम करते हैं तो यह भी अच्छा है। लेकिन इनमें से बेस्ट यही रहेगा कि ह्यूमन परसेप्शन से उसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये साइकोलॉजी का मैटर है, इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, क्या आप क्या करेंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म्स होते हैं उनको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये करना चाहिए कि ऐसे शब्द जो हैं उनको खंडों खंडों में तोड़ करके बताए। मतलब कि ज़्यादा बड़े शब्द हैं तो उसे अलग अलग कर दें। जैसे मैं कहूँ नियतिकृत नियम रहिताम, इतना बड़ा शब्द अगर आ गया, या ये कहिए आवश्यकतान रूप आ गया, तो आप उसे अलग अलग करके बताएं कि आवश्यकता धन अनुरूप, ऐसा करके। तो उसे खंडों में तोड़ करके अलग अलग करके बताएं, ठीक। और मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लें ताकि वो इसे समझ पाए कि इसका उच्चारण कैसे करना है। इसलिए बी और सी जो है दोनों विकल्प सही होंगे, इसमें डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप विकल्प है विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। विचार गोष्ठी का मतलब है सेमिनार, आपको सेमिनार में जाना है और आपके लिए सेमिनार भी करना इंपॉर्टेंट है और पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो देखिए इसमें सही विकल्प यही होगा कि आप सेमिनार में जाएं और सेमिनार के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप बच्चों को पढ़ा दें। तो आफ्टर द सेमिनार आप आएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा टाइम में, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। सेमिनार जो होते हैं वो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करते हैं, आप वहाँ पर जाकर के ये पता कर पाते हैं कि आप में कमियाँ क्या क्या हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी व्यक्ति एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज होता है, एक एक्सपीरियंस एक्सचेंज होता है, स्ट्रेटजी मेथड्स, तो जो भी आपके अंदर कमियाँ हैं उसे आप निकाल पाएंगे। तो इसलिए सेमिनार भी इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सी विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का क्या मीनिंग होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मीनिंग यही होगा कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। मतलब बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और खुद को एक्सप्रेस करना सीखें, यही जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है। बच्चों को स्वतंत्रता देना इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र हो जाएंगे तो बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा देखें, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना इसका उद्देश्य नहीं है, और अनुगमन करना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक जो है यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम कर सकता है और किसी काम का नहीं है।
तो और वो सिर्फ जहाँ जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी, वो एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना सकता टीचर कि आपको यही फॉलो करना है। हर एक बच्चे के अनुसार उसे अपने टीचिंग में जो है डाइवर्सिटी, विविधता लाना होगा। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि मतलब स्टोरी टेलिंग जो होती है उस मेथड को अगर अप्लाई करना है तो किस विचार से, क्यों अप्लाई करना चाहिए? तो यहाँ पर सही विकल्प ये होगा कि कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्रिय और सक्षम क्रियाकलाप है। मतलब यह है कि कहानी जो होती है वो बच्चों को अच्छी तरह सिखाती है। देखिए यहाँ पर डी विकल्प जो है उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहानी विषय को रोचक बनाती है। ठीक है, रोचक तो बनाएगी, लेकिन रोचक सिर्फ रोचकता मात्र से नहीं है ना। बच्चों का आपको सिर्फ और सिर्फ उनका मनोरंजन तो करना नहीं है, या उनको सिर्फ एंगेज करके रखना नहीं है कि आप जो है उनको कंट्रोल करके रखें, इसलिए इसको भी हटा सकते हैं। मस्तिष्क को केंद्रित करना नहीं है कि आप उसको एक तरह से क्या कहें, उसे आप पूरी तरह से उस पर बोझ बन जाएं या ये कहीं थोप दिए जाएं, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा भी ठीक नहीं होगा। और विषय को रोचक बनाती है, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा विकल्प ये होगा कि सक्षम क्रियाकलाप है, सिखाने के लिए अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे इसमें जो है इंटरेस्ट तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ उनकी जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, वो सब चीज़ें और उनकी इमेजिनरी पावर जो है डेवलप होती है इससे। इसलिए ये सी विकल्प अच्छा होगा, मतलब सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। तो इसमें उचित दंड यही होगा कि उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो माता से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है। और जो है अगर आप उससे अलग होने की बात करें कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मम्मी आपको डांटेगी या ये नहीं देगी वो नहीं देगी, तो बच्चा जो है वो उसके लिए दंड होगा। तो यही विकल्प यहाँ पर सही होगा। उसे कक्षा में आप खड़े कर देंगे, ये उचित नहीं होगा। छोटा सा बच्चा जो है थक जाएगा, डर जाएगा, रोने लगेगा, ऐसा नहीं। उसे डंडे से तो भयभीत करना नहीं है। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड। और पिता का भय दिलाना और माता के भय दिलाने के बीच कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें बेस्ट यही होगा कि माता का भय दिलाना, क्योंकि जो है माता से ज़्यादा कनेक्टेड होता है एक बालक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, उसमें अपनी कोई थिंकिंग स्टाइल नहीं लगती है। जैसे आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, इसके अलावा MCQs जो आप ये कर रहे हैं, तो एक तरह का ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें जो है सत्य विकल्प यही होगा कि ट्रू और फॉल्स, ये वाला जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न का मतलब होता है कि आप किस प्रकार, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कह दिया जाए कि किस प्रकार से आप करें कि 35 आए, तो 35 प्राप्त करने के लिए आप 30 धन 5 कर सकते हैं, ठीक, 15 और 20 कर सकते हैं, इसके अलावा 5 गुणे 7 कर सकते हैं या 7 गुणे 5 कर सकते हैं। तो इसके विभिन्न तरीके हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय प्रश्न तो आप जानते ही हैं सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इसका अपने अपने हिसाब से उत्तर देता है। और निबंधात्मक प्रश्न भी सब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही होगा, डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे, तो देखिए टीचर को डेली जो है मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि टीचर को जो करंट जो अफेयर्स हैं और वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, जो कि जो सिनेरियो है अपने एजुकेशन में या अपने सोसाइटी में या अपने सोसाइटी में एनवायरनमेंट को लेकर के, या विभिन्न जो फैक्ट्स हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर के बच्चा जो है संजीदा हो, इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उसके बीच बीच जो है उसे इन चीज़ों से जागरूक कराते रहें, बताते रहें कि अरे आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो बच्चा जो है ना कि वास्तविक जीवन में भी कनेक्टेड रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सही होगा कि छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकेंगे, मतलब कि उनके जो कंटेम्प्रेरी नॉलेज होगा वो दे पाएंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर BHU BEd एंट्रेंस की पूरी तैयारी की जा रही है, कराई जा रही है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है सॉल्व कराए जा रहे हैं। थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जो फैक्ट लाता हूँ वो पूरी तरह से वेरीफाइड होता है, और गलत हुआ तो आप पक्का मुझे गाली देंगे। तो वो हड़बड़ी में लाने के बजाय अच्छा है कि आप लोगों को वेरीफाइड हो, अच्छा हो लाया जाए। इसलिए हम कोशिश में हैं। आपको सोशल के पेपर्स जो है कल से सॉल्व मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो सबसे अधिक साक्षरता जो है दोस्तों केरल में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो,
तो एक जीनियस चाइल्ड वो होता है, या कहिए स्पेशल चाइल्ड वो होता है, या ये कहिए ब्राइट स्टूडेंट वो होता है जो सामान्य बालकों से अलग हो। नॉर्मल चिल्ड्रन जो होते हैं उनसे वो अलग होता है, प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट बोला जाता है। मंदबुद्धि का हो तो वो स्पेशल चाइल्ड हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी तो हो नहीं सकता, इसलिए जो है सामान्य बालकों से जो भिन्न हो वो विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और जल्द ही हम आप लोगों के लिए जो है लेकर के आएंगे अन्य क्वेश्चंस जो कि आपको लोगों के लिए और इम्पॉर्टेंट होंगे। करंट एजुकेशनल सिनेरियो के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, उस पर भी हम वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। तो आप लोग जो है इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं एक लाइव क्लास आयोजित करने को सोच रहा हूं, पर हाँ उसमें एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो तभी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि वो टाइम हमें बताइए कि कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा जिस पर मैं लाइव आ सकूं, ताकि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि आपका ये जो इंगेजमेंट है वही तो हमें प्रोत्साहित करता है और हमें इसमें मिलता क्या है। तो आप लोग जो है इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।